चल रहे हैं और इससे पहले कि इसके क्लास में हम लोग इसके जो भी कंसेप्ट थे, जो भी थ्योरी देखना था, सब देख लिए थे। और आज के क्लास में मेन जो है हम लोग ऑब्जेक्टिव को चलने वाले हैं, तो बहुत ही शानदार तरीके से चलेंगे। हमें उम्मीद है कि आप सभी लोग जो है बहुत ही अच्छा कर पाएंगे। चलिए, तो इसी के साथ हम लोग आगे चलने का प्रयास करते हैं। और यहाँ पे जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आज के क्लास में यहाँ पे जब आप ध्यान दीजिएगा तो लगभग 50 क्वेश्चन यानी 55 क्वेश्चन लेकर के हम चल रहे हैं। ठीक है, इसको अप्रॉक्स में हम लोग 50 मान के चलेंगे और देखना है कि आज के क्लास में कितने लोग जो है प्रश्नों को सही करते हैं। एक और बात, यदि आप 10th क्लास में तो आप हमारे साथ 6 बजे जुड़ जाइए शाम को, 12th क्लास में है तो शाम को 7 बजे, और 11th क्लास में है तो सुबह में 7 बजे जुड़ करके बहुत ही शानदार तरीके से आप हमारे साथ जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए, अब बिना देरी किए हुए क्लास को आगे ले चलते हैं। और इसका यदि आप टेस्ट देना चाहते हैं तो MDS क्रांति चैनल वहाँ पर टेलीग्राम जाकर के जुड़ जाइएगा। अदरवाइज आपको दिए गए डिस्क्रिप्शन में वहाँ पर लिंक दिया गया है, व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, उस पर जो है आप व्हाट्सअप करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है कि समाजवादी भावना का उदय किस क्रांति के फलस्वरूप हुआ। तो जैसे कि आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, फ्रांसीसी क्रांति तो हुआ नहीं। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान थोड़ा हुआ, नहीं हुआ। चलिए, तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, चलिए थोड़ा सा हम इसको चलिए ठीक है। तो फ्रांसीसी क्रांति के फलस्वरूप नहीं हुआ, अमेरिकी क्रांति के भी फलस्वरूप नहीं हुआ, रूसी क्रांति के भी फलस्वरूप नहीं हुआ, यानी कि औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप हुआ। किसके? औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप हुआ। ठीक है, समाजवादी भावना का उदय जो है औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप हुआ। अगला प्रश्न चलते हैं। सेकंड प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। सेकंड प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। चलिए, सेकंड प्रश्न है, यहाँ पर आपको ध्यान देना है। किस क्रांति के फलस्वरूप पूंजीपति वर्गों द्वारा मजदूरों का शोषण चरमोत्कर्ष पर था। तो याद रखिएगा, औद्योगिक क्रांति के, किसके? औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप। और औद्योगिक क्रांति आप याद रखिएगा, औद्योगिक क्रांति जो है सबसे पहले कहाँ? तो औद्योगिक क्रांति आपको ध्यान देना है सबसे पहले इंग्लैंड में है। ठीक है, सबसे पहले औद्योगिकरण का विकास इंग्लैंड में है। अगला प्रश्न है, 3 नंबर प्रश्न है कि किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी साधनों, कारखानों तथा विपणन में सरकार का एकाधिकार होता है। पूंजी में तो ये नहीं होता है। ठीक है, पूंजी में जो पूंजीपति वर्ग धनी आदमी होते हैं वो मालिक होते हैं। मिश्रित में भी नहीं, याद रखिएगा समाजवादी में होता है। किस में होता है? समाजवादी में, जिसमें कि हर एक चीज़ जो है, स्कूल है, प्राइवेट है, स्कूल है, ये आप देखिएगा, अस्पताल है, बस है, ट्रेन है, ये जो जिसमें सभी सरकारी हो, वहीं क्या है तो समाजवाद है, यानी समाजवादी में होता है, सरकार का जो है पूरा अधिकार होता है। औद्योगिक क्रांति के कारण समाज का विभाजन कितने वर्गों में हो गया? तो याद रखिएगा 2 वर्गों में हुआ। पहला आपको याद होगा, पहला वर्ग आपको याद होगा यूटोपियन, और दूसरा आपको बताए थे वैज्ञानिक समाजवाद। तो एक आदर्शवादी समाजवाद, दूसरा जो है वैज्ञानिक समाजवाद। और दूसरे में ही पहला वर्ग जो आप देख रहे हैं कि आदर्शवादी, इसी को यूटोपियन कहा गया। और दूसरा में ही जब आप देखिएगा तो वैज्ञानिक समाजवाद, इसी में कार्ल मार्क्स होंगे। अगला चलते हैं कि फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन था। तो ये फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन था? फ्रांसीसी फ्रांस में पूछ रहा है, तो फ्रांस वाला पूछेगा तो सेंट साइमन। अगला चल रहे हैं कि स्वप्नदर्शी समाज का संस्थापक, इसी में आपको रॉबर्ट ओवन आएंगे। कौन आएंगे? रॉबर्ट ओवन इसी में थे। ठीक है, क्योंकि ये स्वप्न देख रहे थे, ये ऐसा कल्पना ही कर रहे थे कि रियल में वैसा हो ही नहीं पाया था, यानी वो सिर्फ और सिर्फ एक स्वप्न था, हुआ नहीं, बल्कि एक स्वप्न होकर के रह गया। यूटोपियन कहने वाले यूटोपियन कहलाए। तो स्वप्नदर्शी समाज का संस्थापक, इसी में इनका नाम है ओवन, यानी कि पूरा नाम जब आप ध्यान दीजिएगा तो रॉबर्ट ओवन है। ठीक है, अगला बहुत मस्त चल रहे हैं। चलिए, 7वां है कि यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था। लुई वाला भी यूटोपियन था, सेंट साइमन भी था, रॉबर्ट ओवन अभी बताएं, ये लोग क्या थे? यूटोपियन थे। लेकिन यूटोपियन कौन नहीं थे? तो कार्ल मार्क्स नहीं थे।
इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना गया, बताइए। इंग्लैंड में जो है समाजवाद का जनक, तो आपको याद होगा रॉबर्ट ओवन को माना गया। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म जो है जर्मनी में हुआ। जर्मनी के बाद इनको निकाल दिया गया फ्रांस गया, फ्रांस के बाद इनको निकाल दिया गया इंग्लैंड गया। अगला चलते हैं, प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना हुई थी, बताइए। ये आप लोग जानते हैं कहाँ हुई थी, तो लंदन में। कहाँ, लंदन में। कार्ल मार्क्स भी इंग्लैंड गए हैं, यानी कि लंदन। साम्यवादी घोषणा पत्र किसने प्रकाशित किया, तो ये दो व्यक्ति मार्क्स और एंगेल्स मिलकर के, क्योंकि एंगेल्स इनके मित्र थे। अगला चलते हैं, साम्यवादी घोषणा पत्र कब जो है प्रकाशित हुआ, तो ये आप लोग जानते हैं 1848 की बात है। 1848 की बात है। 1818 में कार्ल मार्क्स का जन्म है। 1919 ईस्वी में तृतीय इंटरनेशनल अथवा कॉमिंटर्न की स्थापना कहाँ हुई थी, तो ये आप लोग जानते हैं रूस की राजधानी मॉस्को में। रूस की राजधानी कहाँ है, मॉस्को, ठीक है। अगला चलते हैं, वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की व्याख्या किसने किया था, तो ये आप लोग जान रहे हैं कि देखिए रॉबर्ट ओवन जो थे और जो मतलब विचारक थे, वो तो सिर्फ वर्ग समन्वय का सिद्धांत दिया, लेकिन ये बहुत ही अच्छे तरीके से वर्ग सिद्धांत के कार्ल मार्क्स ने जो है व्याख्या किया, तो याद रखिएगा कार्ल मार्क्स। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ, तो ये सभी लोग जानते हैं कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की प्रकाशन ही 1848 है। कब है, 1848 है, ठीक है ना। आप लोग एक एक बातों को जो है ध्यान में रखते चलिएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की प्रकाशन 1848 है। बहुत शानदार प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस की स्थिति को तो 1 मई को मनाया जाता है, लेकिन सबसे पहले बैठक जो हुआ था 1889 में हुआ था, लेकिन सबसे पहले कब मनाया गया, याद रखिएगा, ये बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले 1889 की बैठक यानी उसी में तय किया गया कि 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाएगा, लेकिन सबसे पहले मनाया गया उसके जस्ट 1 साल के बाद 1890 में 1 मई को जो है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन ये है कि मजदूर भले काम करने नहीं जाएंगे, यानी उनको छुट्टी रहेगी, लेकिन उनका पैसा नहीं काटा जाएगा, उनका 1 दिन का पैसा दिया जाएगा। बहुत शानदार प्रश्न है। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ यानी द्वितीय इंटरनेशनल कब बना, बताइए कब बना, तो याद रखिएगा 1889 ही। अभी हम लोग इसका बात किए। अगला चल रहे हैं कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ यानी कि प्रथम इंटरनेशनल जो है कब स्थापित हुआ, तो याद रखिएगा 1864। सेकेंड जो है 1800 क्या है, तो 1889 है, और तीसरा 1917। तो अगला चल रहे हैं, चलिए। दास कैपिटल किसकी रचना है भाई, 2021 का पूछा गया है। दास कैपिटल ये है, आपको याद रखिएगा दास कैपिटल, यहाँ पर आपको ध्यान देना है। दास कैपिटल टॉल्स्टॉय और दास कैपिटल जो है कार्ल मार्क्स और एंगेल्स के हैं, ठीक है। वार एंड पीस टॉल्स्टॉय का हो जाएगा। तो कार्ल मार्क्स और एंगेल्स का ही क्या है, तो यहाँ पर देखिएगा दास कैपिटल है। अगला चल रहा है, बहुत शानदार प्रश्न, एक एक देखिए, आपको घबराना नहीं है, हम लोग धीरे ही चलेंगे, लेकिन प्रत्येक क्वेश्चन को जो है एकदम सही के साथ जो है हम लोग एक एक क्वेश्चन पर जो है सही के साथ जो है डिस्कस करते हुए चलेंगे। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन है, तो यही दोनों है, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स, इनके दोस्त थे। अगला चल रहे हैं, कार्ल मार्क्स के दोस्त थे। किसे समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है, तो ये दास कैपिटल को ही कहा जाता है। और लोग जो है जैसे लेनिन को ही ले लीजिए, दास कैपिटल किसके द्वारा, कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया है, लेकिन बाद में जो लेनिन आया दास कैपिटल को ऐसे पढ़ रहा था जैसे लोग जो है कुरान पढ़ते हैं, धार्मिक किताब पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, एक बार ख़त्म करके एक बार शुरू से बाइबल पढ़ते हैं। तो इसीलिए समाजवादियों का बाइबल, अब चूँकि लेनिन समाजवादी था तो इसीलिए समाजवादियों का बाइबल किसे कहा गया, दास कैपिटल को कहा गया। बहुत ज़्यादा इस किताब को पढ़ा गया। अगला चल रहा है, वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का, तो यही कार्ल मार्क्स। अभी आपको बताया ना वैज्ञानिक समाजवाद, एक था यूटोपियन, दूसरा वैज्ञानिक समाजवाद। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, अभी हम लोग चर्चा किए, जर्मनी में हुआ था। दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ, 1867 में हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समाजवादियों की बाइबल किसे कहा जाता है, अभी हम लोग देखे दास कैपिटल को कहा जाता है।
वार एंड पीस, हाँ जस्ट ये अभी हम लोग चर्चा किए थे। वार एंड पीस जो है, वार एंड पीस, यहाँ पर ध्यान दीजिए, वार एंड पीस किसकी रचना है? तो ये लियो टॉल्स्टॉय की है। किनकी है? लियो टॉल्स्टॉय की। रूस की संसद को क्या कहा जाता है? भारत की संसद को क्या कहा जाता है? पार्लियामेंट, ठीक है ना, पार्लियामेंट या संसद। लेकिन रूस के संसद को क्या कहा जाता है? रूस के संसद ड्यूमा कहलाएंगे, ड्यूमा। सबसे पहले ड्यूमा का गठन किसने किया? याद रखिएगा, जार निकोलस द्वितीय। क्योंकि लोग हल्ला किए कि महाराज हम लोग का भी कोई सांसद बनाइए ना, हम अब भले आप हमारा बात नहीं मानिएगा लेकिन हम लोग का रिप्रेजेंटेटिव हम लोग रहेंगे, सलाह देंगे, सलाह अच्छा लगेगा तो मानिएगा, नहीं लगेगा तो नहीं मानिएगा, लेकिन एक हम लोग का संसद बना दीजिए। तो रूस में बन गया संसद यानी कि ड्यूमा। तो रूस की संसद को ड्यूमा। अगला प्रश्न है कि खूनी रविवार जो है किस तिथि को बताइए तथा किस वर्ष हुआ था? तो ये याद रखिएगा 9 जनवरी 1905 को। इसी में जब 13 दिन जोड़िएगा, 13 दिन, क्योंकि 2 प्रकार के कैलेंडर, तो ये हो जाएगा 22 जनवरी, ठीक है। तो कहीं कहीं पर 22 जनवरी मिलता है, 22 जनवरी 1905, और कहीं पे 9 जनवरी 1905। तो ये नहीं घबराना है कि ना ये गलत दे दिया। गलत कैसे दिया भाई? सही तो दिया है, उसमें 13 दिन जोड़िए तो हो जाएगा 22। रास्पुटिन कौन था? यह एक भ्रष्ट पादरी था और इसी के प्रभाव में आ गई थी जरीना। इसी के मतलब अंडर में आ गई थी जरीना, और जरीना के अंडर में जार निकोलस द्वितीय आ गया था, उसका पति। अगला चल रहे हैं, जो कि रूस का राजा था। रूस का पहला समाजवादी कौन था? तो याद रखिएगा जार्जी, इनका पूरा नाम है जार्जी प्लेखानो, जार्जी प्लेखानो, ठीक है। अगला चलते हैं, देखिएगा तो कहीं कहीं पे आपको लेनिन मिलेगा, लेकिन याद रखिएगा पहला यहाँ पर है वो कौन थे? 1898 में, वहाँ पर देखिएगा तो जार्जी प्लेखानो। रूस 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? तो 1917 में कौन था? जार निकोलस द्वितीय था। जार निकोलस द्वितीय 1917 में मार दिया गया। अगला चल रहे हैं, निहिलिस्ट आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? ये आपको रूस में ही हुआ था। अगला चल रहे हैं, रूस में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना कब हुई? कब हुई थी? 1883 में। हर एक क्वेश्चन को देखिए ना आप डिस्कस करते हुए चलिए, बहुत आपको मजा आएगा। बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो बोल्शेविक क्रांति ये आप देखिएगा तो 25 अक्टूबर, ध्यान दीजिए, अक्टूबर 1917 को। लेकिन जैसे ही अभी आपको बताया ना 2 प्रकार का कैलेंडर, तो इसमें जब जोड़िएगा तो ये हो जाएगा अक्टूबर 30 तारीख का महीना होता है, तो उधर 6 दिन और इधर 9 दिन, 3 दिन, कितना हो जाएगा? 9 7 तारीख आ जाएगा इधर, ठीक है। क्योंकि 6 और 3 कितना हो जाएगा जी? 9 हो जाएगा। 25 में 3 जोड़िए, कितना हो जाएगा? 13 दिन जोड़िएगा तो उधर हो जाएगा लगभग 8 तारीख हो जाएगा ना, 7 तारीख हो जाएगा, क्योंकि 31 का महीना। तो 6 दिन उधर खींच लिया तो बच गया इधर कितना? 7 6 13, ठीक है। 6 दिन उधर खींच लेगा तो इधर बचेगा 7, यानी 7 नवंबर आ जाएगा, 7 नवंबर, ठीक है, 7 नवंबर। तो जैसे 13 दिन जोड़िएगा, हुआ तो था ये, आप देखिएगा बोल्शेविक क्रांति 25 अक्टूबर 1917 को। लेकिन नया का यहाँ पर 2 प्रकार के कैलेंडर है, जैसे उसमें हम लोग 9 जनवरी में 13 दिन जोड़े, तो यहाँ पर भी 25 अक्टूबर में भी 13 दिन जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा बताइए? कितना होगा? नवंबर का महीना आ जाएगा। तो नवंबर 1917 बोल्शेविक क्रांति कब हुई? नवंबर 1917। तो अक्टूबर देगा तो अक्टूबर भी मारिएगा, नवंबर देगा तो नवंबर भी मारिएगा, ठीक है, दोनों सही है। रूस में चलिए, रूस में जो है कृषक दास प्रथा का अंत ये 1861 में किया। किसने किया? अलेक्जेंडर द्वितीय ने, जार अलेक्जेंडर द्वितीय। ये अच्छा राजा थे। कुछ ऐसे भी जार निकले, कुछ ऐसे भी राजा निकले जो कि सही काम किया, अच्छा काम किया। रूस में निहिलिस्टों ने सुधार के लिए कौन सा मार्ग अपनाया था? आतंक का मार्ग अपनाया था। वाह, 37 नंबर है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जार का अर्थ रूस का सम्राट होता है, राजा होता है। रूस में कृषि दासता किसने समाप्त किया? अभी बताया ना, जार अलेक्जेंडर द्वितीय 1861 में दास प्रथा का अंत कर दिया।
1917 की पहली रूसी क्रांति का नाम, 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? ये फरवरी वाली क्रांति है, फरवरी वाली। लेनिन ने बेस्ट लिटोवस्क की संधि किस राष्ट्र के साथ की थी? इसी को बेस्ट लिबुस्ट की संधि कहते हैं। तो जर्मनी के साथ हुआ था भाई। जर्मनी को मतलब जर्मनी जो है ला करके लेनिन को उसको अपने देश में पहुंचाया 1917 में। तो पूछा जर्मनी, हम तुमको ला करके ये बताओ लेनिन को, तुमको ला करके हम रूस में छोड़ दिए पूरा सुरक्षा के साथ, तो तुम हमारा क्या हेल्प करोगे, क्या मदद करोगे? तो लेनिन बोला कोई बात नहीं, हम आपके साथ संधि कर लेंगे, आपके साथ लड़ाई नहीं करेंगे, समझौता कर लेंगे। तो वहीं समझौता चाहे संधि, बात एक ही हुआ। तो वहीं जो है बेस्ट लिटोवस्क की संधि किस राष्ट्र के साथ की गई थी? रूस और जर्मनी के साथ। ठीक है। अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया? ये तो लेनिन ने तैयार किया कि ना एकदम साफ शांति होगा, रोटी मिलेगा, जमीन मिलेगा। तो ये अप्रैल थीसिस था, लेनिन का ही कंसेप्ट था। चलिए, कार्ल मार्क्स के पर आधारित था। लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन ट्रोट्स्की किया था, जबकि चेका पुलिस का गठन याद रखिएगा कौन किया था? कौन? लेनिन। चलिए, अगला है कि बेस्ट लिटोवस्क की संधि किन दो देशों के बीच? वहीं पूछा बेस्ट लिबुस्ट की संधि चाहे बेस्ट लिटोवस्क की संधि। तो अभी बताएं रूस और जर्मनी के बीच हुआ। ठीक है, रूस से लेनिन और जर्मनी से, वो जर्मनी का राजा था। अगला चलते हैं, कॉमिनटर्न की स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो ये तो भैया था साम्यवाद का प्रचार करना। इतना ज़्यादा प्रचार हुआ साम्यवाद का, यही क्या था? कॉमिनटर्न की स्थापना। काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले ये आपको मिल गया सोवियत संघ में। कहाँ? सोवियत संघ में। 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? हाँ, 1917 में कौन था? लेनिन था। बोल्शेविक क्रांति इसी के कारण, उसी को अक्टूबर की क्रांति कहिए चाहे नवंबर की क्रांति कहिए। अभी बताया ना, चेका पुलिस का गठन किसने किया था? चेका पुलिस संस्था, ये नहीं कि सेना के टुकड़े नहीं, पादरी वर्ग नहीं, श्रमिक वर्ग नहीं, बल्कि चेका पुलिस, यानी चेका क्या था? पुलिस संस्था। अभी बताएं कि भूमि मिलेगा, शांति मिलेगी और रोटी, ये तीनों नारे किसने दिया? लेनिन। बोला कि राजा बन गए ना हम रूस का, तो भूमि भी देंगे, शांति भी रहेगी और रोटी भी देंगे। ठीक है, ये लेनिन बोला था भैया। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ मिला? तो अब बताइए ना, रूस, यानी पूरा मार्क्स का ही कंसेप्ट है। तो कार्ल मार्क्स का कंसेप्ट कहाँ देखने को मिलेगा? क्योंकि कार्ल मार्क्स रूस का, तो रूसे में ना देखने को मिलेगा। ठीक है, ठीक है कि नहीं बताइए? रूस का नहीं था, मतलब तो कार्ल मार्क्स जो बताया था लेनिन रूस का था। तो लेनिन, अब देखिए ना, अब एक ही बात बताइए, लेनिन जो है रूस का राजा है और कार्ल मार्क्स से प्रभावित है, तो कार्ल मार्क्स के विचारों को कहाँ लागू करेगा? रूस में, क्योंकि वहाँ का वह राजा है। तो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में। अगला चलते हैं, थोड़ा बहुत उसमें चेंज किया गया, समाजवादी आप देख सकते हैं। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? अरे बाप रे, बोल्शेविक क्रांति यही लेकर के पूरा लाखों लाखों लोग को लेकर के स्टेशन सेंटर, जो रेलवे सेंटर था वहाँ पर पहुँचा, बैंक वाला पहुँचा, और फाइनली केरेंस्की जहाँ पर बैठा था राजा बन करके वहाँ पर पहुँच गया लेनिन मारने के लिए। लेकिन जैसे ही लेनिन घुसा मारने के लिए, तो देख रहा जाए यहाँ पर तो केरेंस्की फिलहाल है अपने पूरे परिवार बाल बच्चा के साथ। तब लोगों ने वहाँ पर राजगद्दी खाली थी, और राजगद्दी खाली थी तो सभी लोगों ने मिल करके किसको? लेनिन को बैठा दिया। और पहली बार रूस की ऐसी घटना घटी जिसमें मजदूर का बेटा राजा बन गया, वह था लेनिन। आगे चलते हैं, नई आर्थिक नीति का जन्मदाता कौन है? अब देखिए, जो कार्ल मार्क्स बोले थे उसको जो है फॉलो कर रहा था लेनिन। ठीक है, लेकिन उसमें उसको कुछ मुश्किल आ रही थी, कही कि ना भाई जो कार्ल मार्क्स बोला है वो आसान नहीं है, इसमें हम थोड़ा बहुत सुधार करते हैं, नयका इकोनॉमिक पॉलिसी लाते हैं, न्यू इकोनॉमी पॉलिसी लाते हैं। इसी को नेप कहा गया है। एन से न्यू, ई से इकोनॉमी, पी से पॉलिसी, की नया हम इकोनॉमी पॉलिसी लाते हैं, उसमें कुछ सुधार कर देंगे। और इस तरीके से यह इसका जन्मदाता लेनिन था, नेप का। लेनिन ने नई आर्थिक नीति, डेट मीन्स न्यू इकोनॉमी पॉलिसी यानी नेप की घोषणा कब की? यह 1921 में, क्योंकि 1917 में ये राजगद्दी पर बैठा। तो अब 3-4 साल तक शासन चलाया, लेकिन सक्सेस हो ही नहीं रहा था, तो इसीलिए इन्होंने नेप की घोषणा कर दी 1921 में।
आगे चलते हैं। लेनिन की मृत्यु कब हो गई? ये सब लोग जानते हैं, 1924 में, 21 जनवरी 1924, 21 जनवरी 1924। सोवियत संघ की विघटन किस वर्ष हुआ? ये तो 1991 में हो गया। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग लगभग अगर एक बात करें तो 54 क्वेश्चन यानी 50+ क्वेश्चन को लेकर के चले हैं, और हमें उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया से तैयारी कीजिए और इसका टेस्ट भी देना नहीं भूलिए। ठीक है, इसका टेस्ट हम लोग लेंगे कहाँ पे, तो याद रखिएगा, चैनल है MDS क्रांति, ये टेलीग्राम है वहाँ पर। ठीक है, और अदरवाइज यदि आप जो है कोई दिक्कत होता है तो आप हमसे संपर्क डायरेक्ट कीजिए। व्हाट्सअप नंबर है 8873741070, इस पर जो है व्हाट्सअप कर दीजिए। चलिए, तो आज के क्लास को हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, और यदि आप 10th क्लास में हैं तो शाम को 6 बजे, 12th में है तो शाम को 7 बजे, 11th में है तो सुबह में 7 बजे आप हमारे साथ जुड़ करके आर्ट्स सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स की बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं आसान भाषा में। चलिए, तो आज हम लोग जो है लगभग 54 क्वेश्चन को देखें। तो आज के क्लास को यहीं तक, मिलते हैं अगले क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।